नमस्कार दोस्तों। मैं यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मोहित वैष्णव। दोस्तों हम बीकानेर का इतिहास पढ़ रहे थे और बीकानेर के इतिहास में दोस्तों हम कल कल्याणमल तक पढ़ चुके हैं और कल्याणमल के बाद दोस्तों आज हम शुरू करेंगे राय सिंह। राय सिंह कौन है दोस्तों? कल्याणमल के पुत्र ही हैं राय सिंह। उससे पहले दोस्तों हमने क्या देखा था कि बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी आराध्य देवी कौन है, कुल देवता कौन है दोस्तों, वो देख लिया था और कुल देवी के बारे में जाना था। फिर उनके आदि पुरुष मूल पुरुष बीकानेर बीकाजी के बारे में जाना। बीकाजी के बाद में लूणकरण शासक बने, लूणकरण के बाद जेतसी और जेतसी के बाद कल्याणमल। जेतसी हैं, जेतसी के पुत्र कल्याणमल ही जाते हैं खानवा के युद्ध में जब पातीपेरन प्रथा होती है दोस्तों। उसके बाद में राव कल्याणमल के बारे में पढ़ा। कल्याणमल नागौर दरबार के बाद में राय सिंह को और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में भेजते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ तो कवि रहते हैं, वो साहित्य में कुछ योगदान है उनका, वो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। जबकि राय सिंह है उनका दोस्तों आज हम शुरू करते हैं। तो राय सिंह के बारे में जानते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। राय सिंह महाराजा राय सिंह। दोस्तों इतनी देर हम जो भी पढ़ रहे थे, जो पहले राजा पढ़े थे वो राव की उपाधि धारण करते हैं, जबकि राय सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की। और ये महाराजा की उपाधि धारण करने वाले प्रथम राजा हैं दोस्तों बीकानेर की। इनका शासन होता है 1574 से लेकर 1612 तक। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इनके बारे में शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं इनकी उपाधि। इनकी जो उपाधि है दोस्तों वो है महाराजा, और महाराजा धीराज भी इनकी उपाधि मिलती है, महाराजा या महाराजा धीराज। दोस्तों महाराजाधिराज और महाराजा की उपाधि लगाने वाले पहले शासक हैं। अब इनको बोला जाता है राजपुताने का कर्ण। दोस्तों हमने कल पढ़ा था लूणकर्ण, उसके बारे में देखा था हमने, उसे कहा जाता है कलयुग का कर्ण, और ये है राजपुताने के कर्ण। राजपुताने के कर्ण, या इनको क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? दूसरा कर्ण भी इनको कहा जाता है, दूसरा कर्ण। ठीक है दोस्तों। तो ये इनकी उपाधि के बारे में। अब दोस्तों इनका मैंने बताया था कि 1570 में नागौर दरबार होता है और 1570 में ही ये चले जाते हैं अकबर की सेवा में। तो दोस्तों वहाँ से शुरू करते हैं। तो 1570 में ये चले गए अकबर की सेवा में, अकबर की सेवा में। अब दोस्तों इसके 2 साल बाद 1572 में इन्होंने क्या किया? 1572 में ये बने थे मेहरानगढ़ के प्रशासक। मेहरानगढ़ के प्रशासक क्यों बने दोस्तों? दोस्तों 1570 में जब नागौर दरबार होता है तो वहाँ शासक आते हैं रावचंद्र सेन नागौर के। नागौर के शासक कौन है उस समय? रावचंद्र सेन। ठीक है दोस्तों। तो वो ये माना जाता है कि वो 1570 में नागौर दरबार में आते हैं और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो अधीनता स्वीकार नहीं करते और वो भादराजून चले जाते हैं दरबार से ही। ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे लेके कुछ संशय बना हुआ रहता है इतिहासकारों का कि वो अधीनता स्वीकार करते हैं, अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। फिर दोस्तों जो वो रावचंद्र सेन वहाँ चले जाते हैं भादराजून, तब मेहरानगढ़ पे शासन करने वाला अभी कोई नहीं है, तो अकबर इनके अधीन है राय सिंह। तो राय सिंह को 72 में बनाते हैं मेहरानगढ़ का प्रशासक। युद्ध नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ प्रशासक आएगा, प्रशासक। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसी समय 1572 में होता है एक सरनाल का युद्ध। ठीक है दोस्तों। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको सरनाल का युद्ध। इसमें मिर्जा मान सिंह और भगवंत दास दोनों जाते हैं इन सरनाल के युद्ध में। और दोस्तों ये होता क्यों है सरनाल में? दोस्तों अकबर के दो भाई हैं, सौतेले भाई हैं, मिर्जा बंधु। तो मिर्जा बंधुओं का विद्रोह होता है तो उसको दबाने जाते हैं। और इस युद्ध में ही दोस्तों मान सिंह से प्रभावित होता है अकबर। मान सिंह से प्रभावित, मान सिंह कौन है दोस्तों? मान सिंह है ढूंढाड़ के राजा। तो मान सिंह से प्रभावित होता है और दोस्तों उसी समय वो शिष्टमंडल के रूप में चित्तौड़ भी भेजेगा मान सिंह को। दोस्तों वो हम ढूंढाड़ का इतिहास पढ़े थे तब पढ़ लिया था। अब दोस्तों इसमें मिर्जा जो बंधु होते हैं, उन मिर्जा बंधुओं को दोस्तों दो मिर्जा बंधु हैं दोस्तों, इब्राहिम मिर्जा और हुसैन मिर्जा। तो इब्राहिम मिर्जा तो दोस्तों भाग जाता है। इसमें क्या होता है कि इब्राहिम मिर्जा भाग जाता है, जबकि दोस्तों हुसैन मिर्जा को पकड़ लिया जाता है। हुसैन मिर्जा, हुसैन मिर्जा को पकड़ लिया जाता है। अब दोस्तों इसको पकड़ लिया जाता है तो इसको पकड़ के बंदी कौन बनाता है? राय सिंह। और राय सिंह भगवंत दास के कहने पर, भगवंत दास कौन है दोस्तों? भगवंत दास हैं दोस्तों ढूंढाड़ के राजा हैं। तो भगवंत दास के कहने पर, भगवंत दास के कहने पर हत्या कर देगा। तो कौन दोस्तों? राय सिंह हत्या कर देगा। राय सिंह किसकी हत्या कर देगा दोस्तों? हुसैन मिर्जा। इब्राहिम मिर्जा दोस्तों भाग जाते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये हुआ 1572 का। अब दोस्तों 1574 में ये बनते हैं शासक। कहाँ के? बीकानेर के शासक बन जाएंगे 1574 में। 1574 में बीकानेर
के शासक। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आता है 1576। 1576 में दोस्तों मैंने एक आपको 1576 का कॉम्बिनेशन बताया था। उसमें ये था कि 3 अकबर के सेनापति हैं, मिर्ज़ा मान सिंह है, राय सिंह है और दोस्तों एक है शाहबाज खां। तो दोस्तों इस 1576 को लेके ये है कि तीनों सेनापति अलग अलग जाएंगे। अकबर की आंखों के 3 कांटे हैं दोस्तों राजपूताने में, राव चंद्रसेन और राव सुल्तान, सुल्तान देवड़ा दोस्तों, और कहने का मतलब राणा प्रताप। तो राणा प्रताप के विरुद्ध जाएंगे मिर्जा राजा मान सिंह, और दोस्तों सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध जाएंगे राय सिंह, और जो रावचंद्र सेन है उनके विरुद्ध जाएंगे शाहबाज खां। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं 1576। 1576 में क्या होता है। 1576 दोस्तों 1576 में ये जाएंगे राव सुल्तान के विरुद्ध, सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध, राव सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों। सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध जाएंगे और क्या करेंगे, अधीनता स्वीकार करेंगे। अधीनता, अधीनता अकबर की। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई अकबर की अधीनता, कौन स्वीकार कर ली, राव सुल्तान ने। अब दोस्तों राव सुल्तान ने आधा राज्य दे दिया अकबर को। ये माना जाता है कि इनका एक सेवक है दोस्तों बीजा देवड़ा, वो विद्रोह करता है तब राय सिंह उसे दबाने जाता है और राव सुल्तान अपना आधा राज्य, कुछ मानते हैं कि इसकी अधीनता स्वीकार की तब आधा राज्य दिया, तो अपना आधा राज्य किसको दे देता है, अकबर को। आधा राज्य अकबर को। अब दोस्तों अकबर क्या करेगा, इस राज्य को दोस्तों अकबर देगा, एक राणा प्रताप के भाई मिलते हैं जगमाल, जगमाल को देगा। ठीक है दोस्तों। जगमाल को दे दिया गया दोस्तों आधा राज्य। जगमाल कौन है, राणा प्रताप के भाई। अब दोस्तों एक घटना मिलती है बटनेर दुर्ग की, कि इनका एक जो बटनेर का दुर्ग है वो हनुमानगढ़ में दोस्तों, और वहाँ पे एक किलेदार नियुक्त कर रखा है राय सिंह ने, तेजा को। तो तेजा है किलेदार, और किलेदार कहाँ का है दोस्तों, ये है बटनेर दुर्ग का किलेदार। अब यहाँ क्या हुआ दोस्तों, दोस्तों अकबर का एक ससुर मिलता है नासिर खान। तो दोस्तों नासिर खान यहाँ महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई देता है। नासिर खान द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता, महिलाओं से अभद्रता। ठीक है दोस्तों। तो ये करता दिखाई देता है नासिर खान। तो तेजा क्या करता है दोस्तों, तेजा नासिर खान की क्या कर देता है, पिटाई। अब दोस्तों ये बात जाती है अकबर के पास। नासिर खान भेजता है दोस्तों कि अकबर इतना बड़ा साम्राज्य लेके बैठा है, जबकि उसके खुद के किसी सेवक ने दोस्तों उसके ससुर की पिटाई कर दी। तो दोस्तों अब अकबर क्या करेगा, अकबर दोस्तों बटनेर का दुर्ग छीन लेगा राय सिंह से, और राय सिंह से बटनेर का दुर्ग छीन कर क्या करेगा दोस्तों, राय सिंह के एक विद्रोही पुत्र होता है दोस्तों दलपत सिंह, उस दलपत सिंह को दोस्तों वो बटनेर का दुर्ग दे देगा। ठीक है दोस्तों। तो ये बटनेर का दुर्ग किसके पास गया है, राय सिंह के विद्रोही पुत्र। ये विद्रोही पुत्र कौन है दोस्तों, दलपत सिंह, दलपत सिंह को दे देगा। अब दोस्तों दलपत सिंह यहाँ शासन करने लग जाएगा। बाद में दोस्तों क्या होगा, जब मृत्यु हो जाएगी इसकी अकबर की, तो शासक बनेगा जहांगीर, और दोस्तों जहांगीर का एक पुत्र है खुसरो, वो विद्रोह करेगा। तो जहांगीर का पुत्र कौन है, खुसरो। खुसरो विद्रोह करेगा। और यहाँ कौन विद्रोह करता है दोस्तों, राय सिंह का। राय सिंह का खुद का पुत्र कौन है, राय सिंह का पुत्र दलपत सिंह। ये दोस्तों दो खुद हैं विद्रोही। तो दोस्तों क्या करेंगे, ये एक दूसरे के पुत्रों के विरुद्ध जाएंगे। तो जहांगीर जाएगा दलपत सिंह के, तो दलपत सिंह को क्या करेगा, कैद करवा देगा। बाद में दोस्तों यही होगा, कैद करवा देगा, कैद करवा देगा, और बाद में दोस्तों कुछ समय बाद इसको मरवा भी देगा। ठीक है दोस्तों, मरवा देगा। अब दोस्तों मरवा कैसे देगा, कि एक इनका साथी मिलता है दलपत सिंह का, हाथी सिंह। उस हाथी सिंह इसको छुड़ाने आएगा, तो हाथी सिंह छुड़ाने जाएगा। अब दोस्तों छुड़ाने की झड़प में दोस्तों मारा जाएगा कौन, दलपत सिंह। ठीक है दोस्तों। तो ये मिलता है दलपत सिंह का लेख। और राय सिंह, अब दोस्तों जब इसकी मदद की है, राय सिंह की मदद की है जहांगीर ने, ये दोस्तों जहांगीर ने इसकी मदद की है, तो राय सिंह को खुद क्या करेगा, राय सिंह जहांगीर के लिए करेगा। जब जहांगीर खुसरो का विद्रोह दबाने जाएगा, तो राय सिंह क्या बनेगा, आगरा का किलेदार। राय सिंह को आगरा का किलेदार नियुक्त किया, आगरा का किलेदार। ठीक है दोस्तों। कब नियुक्त किया, जब खुसरो के विद्रोह को दबाने कौन जाएगा, जहांगीर। तो
क्या करेगा, किलेदार नियुक्त करेगा राय सिंह। तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हो गया राय सिंह का ऐतिहासिक परिदृश्य। अब दोस्तों राय सिंह खुद साहित्य में इनका क्या योगदान मिलता है वो देखते हैं। तो राय सिंह का पहले साहित्य में योगदान, तो इनके जो दोस्तों ग्रंथ मिलते हैं उनमें जो पहला मिलता है वो मिलता है राय सिंह महोत्सव। इनका दोस्तों स्थापत्य में भी देखेंगे हम कि इनका पहला ग्रंथ है वो देखते हैं पहले, राय सिंह महोत्सव। दूसरा दोस्तों इनका जो ग्रंथ मिलता है वो मिलता है ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला। तीसरा जो इनका ग्रंथ मिलता है दोस्तों वो मिलता है बाल बोधिनी, बाल बोधिनी। और दोस्तों जो चौथा ग्रंथ मिलता है वो मिलता है वेदक वंशावली, वेदक वंशावली। तो दोस्तों ये हुआ इनका साहित्य में योगदान। अब दोस्तों जो इनका स्थापत्य में योगदान मिलता है वो बीकानेर में देखते हैं कि इनका स्थापत्य में क्या योगदान मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इनका जो इतिहास मिलता है स्थापत्य या निर्माण कार्य में जो इनका योगदान मिलता है। शुरू करते हैं दोस्तों निर्माण कार्य में। निर्माण कार्य में दोस्तों इनका जो पहला मिलता है वो मिलता है जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण। अब दोस्तों जूनागढ़ यहाँ इन्होंने कहाँ बनवाया, तो दोस्तों जूनागढ़, जूनागढ़ दोस्तों हमने पहले पढ़ा था दोस्तों कि एक बीकाजी की टेकरी नामक दुर्ग था। उस बीकाजी की टेकरी नामक दुर्ग के चारों ओर, या फिर उसका कहने का मतलब उसका पुनर्निर्माण करवा के इन्होंने जूनागढ़ उसका नाम रखा। जूना का मतलब भी वैसे पुराना ही होता है, तो पुराना गढ़ उसके नाम पर इनका नाम, उसका किले का नाम जूनागढ़ हो गया। ये किस दुर्ग के चारों ओर है, कहने का मतलब बीकाजी की टेकरी नामक दुर्ग है ना, उसी का पुनर्निर्माण है। टेकरी दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाकर, पुनर्निर्माण तथा नाम जूनागढ़ किया, ठीक है दोस्तों। ये मिलता है। अब दोस्तों ये किसके उसमें हुआ, तो ये 1589 में हुआ, और दोस्तों लगभग 3-4 साल लगते हैं इसमें। और ये इसके एक मंत्री हैं, प्रधानमंत्री करमचंद्र। उस करमचंद्र की देख रेख में ये हुआ, करमचंद्र की देख रेख में, ठीक है दोस्तों। ये करमचंद्र की देख रेख में हुआ। अब दोस्तों यहाँ का एक सूरज पोल मिलता है। उस सूरज पोल पर क्या क्या है वो देखते हैं। सूरज पोल, पोल का मतलब होता है दरवाजा, तो यहाँ का एक दरवाजा है सूरज पोल। उस पर दोस्तों एक तो लिखी हुई है राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति। और दोस्तों इसके प्रशस्तिकार हैं वो है जैता, जैता द्वारा। और दोस्तों ये है किस भाषा में, वो है संस्कृत भाषा में। और यहाँ पे दोस्तों एक लिखी हुई है, एक गजारूढ़ मूर्तियाँ दो, चेमल व फत्ता की। अब दोस्तों ये कौन है, दोस्तों 1568 की बात है। अकबर करेगा दोस्तों चित्तौड़ का अभियान, और चित्तौड़ में वहाँ पर दोस्तों वो वहाँ होगा साका। तो उसमें जयमल व फत्ता की भूमिका रहेगी। तो अकबर उनकी वीरता से प्रभावित होकर इसमें दोस्तों जयमल, कल्लाजी और फत्ता ये दोस्तों केसरिया करेंगे। और फूल कवर है वो करेगी साका, वो करेगी जौहर। तो दोस्तों जयमल फत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने इन दोनों की मूर्तियां दोस्तों आगरा के लाल किले के आगे लगवाई। जबकि दोस्तों राय सिंह ने यही ऐसी मूर्तियां दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग के सामने करवाई। ये दोस्तों गजारूढ़ मूर्तियां, यानी हाथी पे सवार हैं दोस्तों कौन, जयमल और फत्ता। दोस्तों आगरा के किले की जो मूर्तियां हैं उनको औरंगजेब बाद में तुड़वा देगा दोस्तों। औरंगजेब दोस्तों शासक बनेगा, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, और शाहजहाँ के बाद दोस्तों औरंगजेब शासक बनेगा, तब वो गजारूढ़ मूर्तियां वहां से तुड़वा देगा। और दोस्तों इस जूनागढ़ में और क्या मिलता है, यहाँ पे दोस्तों एक 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर मिलता है। दोस्तों हम जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे उसमें उसमें हमने देखा था कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, वो दोस्तों वो है मंडोर में। और यहाँ क्या है, मंदिर। तो 33 करोड़ देवी देवता मंदिर कहाँ है, जूनागढ़ में। और दोस्तों यहीं मिलती है एक हेरम्ब गणेश का मंदिर। दोस्तों गणेश जी के कई मंदिर मिलते हैं दोस्तों राजस्थान में, कहने का मतलब खड़े गणेश, खेड़ गणेश, नाचना गणेश, बाजना गणेश, लेटे हुए गणेश। तो दोस्तों वो सारे पढ़ने हैं हम दोस्तों। आर्ट एंड कल्चर का भी पोर्शन शुरू करेंगे अब, तो उसमें भी ये पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक नागणेची माता का मंदिर भी मिलता है। नागणेची माता के मंदिर दोस्तों एकमात्र लोक देवी जिसकी कास्ट की मूर्ति है, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया इनका निर्माण कार्य। अब दोस्तों इनका एक साहित्य में एक योगदान इनके एक मंत्री का, प्रधानमंत्री का मिलता है, ये जो करमचंद्र है उसका। तो दोस्तों मैं यही बता देता हूँ आपका, करमचंद्र, करमचंद्र कौन है दोस्तों, इनका प्रधानमंत्री। और इसके प्रधानमंत्री करमचंद्र ने लिखी थी, करमचंद्र, उस करमचंद्र ने क्या लिखी थी दोस्तों, करमचंद्र ने ही लिखी थी करमचंद्र वंशोध कीर्तकम, करमचंद्र वंशोध
तीर्थकम, ये बुक लिखी। अब दोस्तों इस बुक में क्या है, इस बुक में दोस्तों राय सिंह को क्या कहा गया है, राजेंद्र। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 उपाधियां हो गई, महाराजा, महाराजा द्वितीय और राजेंद्र। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे बताने का कारण यही था कि इनकी जो उपाधि आएगी वो उपाधियों के साथ ही याद कर लो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे देखते हैं राय सिंह के बारे में। अब इनका जो दक्षिण भारत का अभियान रहता है वहाँ पे दोस्तों 1612 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, बुरहानपुर में। ठीक है दोस्तों, बुरहानपुर में इनकी क्या हो गई, मृत्यु। और 1612 में हो गई इनकी बुरहानपुर में मृत्यु। ठीक है दोस्तों, ये हो गया राय सिंह का इतिहास। अब दोस्तों इनके बाद जो शासक बनते हैं वो 1 साल के लिए शासक बनते हैं, और दलपत सिंह। और दलपत सिंह को बाद में दोस्तों कौन, जहांगीर मरवा देगा। ठीक है दोस्तों, तो इनका 1 साल का कार्यकाल है दलपत सिंह का, वो पढ़ लेते हैं। तो शासक शुरू हैं दलपत सिंह। दलपत सिंह ये दोस्तों शासन करेंगे 1612 से लेकर 1613 तक। और दोस्तों इनकी हत्या कौन करवा देगा, जहांगीर इनकी हत्या करवा देगा, जहांगीर द्वारा हत्या। ये हो गया। अब दोस्तों इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सूर सिंह। दलपत सिंह के बाद में सूर सिंह। और सूर सिंह दोस्तों शासन बनेंगे 1613 में और शासन करेंगे 1631 तक। इनका क्या मिलता है दोस्तों, तो इन्होंने जो करमचंद्र है, करमचंद्र को दिल्ली से बुलवाया, करमचंद्र को दिल्ली से बुलवाया। और दोस्तों क्या करवाया, बुलवा कर मार दिया। क्यों दोस्तों, ऐसा क्या हो गया, करमचंद्र क्यों। दोस्तों ये माना जाता है कि दलपत सिंह को उकसाने में, कि दलपत सिंह को राय सिंह के विरुद्ध करने में जो योगदान माना जाता है वो करमचंद्र का माना जाता है। परंतु जब ये योजनाएं ये करता रहता है षड्यंत्र करमचंद्र, तो इसका पता राय सिंह को पड़ जाता है। और राय सिंह दोस्तों इसको मारने का प्रयास करता है। तब ये भाग के चला जाता है करमचंद्र अकबर की शरण में। और अकबर दोस्तों राय सिंह का वैसे विरोधी हो गया क्योंकि तेजा नाम के एक सेवक का सपोर्ट किया था राय सिंह ने। जब अकबर ने तेजा की मांग की तो राय सिंह ने उसे देने से मना कर दिया और ये बोला कि वो यहाँ है नहीं, क्योंकि तेजा ने उसके ससुर, अकबर के ससुर नासिर खां की पिटाई की थी। ठीक है दोस्तों, अब इनका और क्या मिलता है, तो इन्होंने एक सूरसागर तालाब का निर्माण करवाया, सूरसागर तालाब का निर्माण करवाया, तालाब का निर्माण। और दोस्तों सूर सिंह जो हैं वो पुत्र किसके हैं, दलपत सिंह के ही पुत्र हैं सूर सिंह। ठीक है दोस्तों, अब इनके बाद में जो शासक बनेंगे वो बनेंगे कर्ण सिंह, महाराजा कर्ण सिंह, महाराजा कर्ण सिंह। ठीक है दोस्तों, ये हुआ सूर सिंह के बाद में कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह बनते हैं 1631 से लेकर 1679 तक। दोस्तों सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जब भी ये डेटें आती है बीच में, तो इनमें दोस्तों एक उत्तराधिकार का युद्ध आता है तो शाहजहाँ के 4 पुत्रों में हुआ। तो ये ऐसे शासक है जो उत्तराधिकार के युद्ध में तटस्थ रहे, उत्तराधिकार युद्ध में तटस्थ, यानी कहने का मतलब इन्होंने उत्तराधिकार युद्ध में भाग ही नहीं लिया दोस्तों। ठीक है, ये दूरियां बनाए रखी इन्होंने उत्तराधिकार युद्ध में। उत्तराधिकार के युद्ध दोस्तों शाहजहाँ के 4 पुत्र औरंगजेब, मुराद, दारा और शाह सूजा के मध्य हुआ। तो ये सबसे पहले उत्तराधिकार युद्ध में भाग ही नहीं लेते। अब दोस्तों इनकी उपाधि क्या है, इन्होंने उपाधि लगाई जांगलदर बादशाह, जांगलदर बादशाह। ये दोस्तों उपाधि जांगलदर लगाने का मतलब क्या है दोस्तों, जब बीकानेर का सेक्टर पड़ता है, बीकानेर गंगानगर, इसको दोस्तों महाभारत काल में जांगलदर कहा जाता था। और जो जांगलदर बादशाह लगाया, यानी जांगलदर के राजा जो है कर्ण सिंह, उन्होंने जांगलदर बादशाह की उपाधि लगाई। और इन्होंने ही जो इनका ध्वज मिलता है उसमें जय जांगलदर बादशाह का टैग लगवाए। ठीक है दोस्तों, ये इनका कर्ण सिंह का मिलता है, जांगलदर बादशाह का टैग। अब दोस्तों ये ऐसा शासक है जो औरंगजेब का खुलेआम विरोध करता है, औरंगजेब का विरोध करता है। क्यों करता है दोस्तों, औरंगजेब क्या करता है दोस्तों, हिंदुओं को मुस्लिम बनाता है। और ये दोस्तों कहते हैं कि मैं हिंदुओं को मुस्लिम बनने नहीं दूंगा, मैं वापस उनको हिंदू बनाऊंगा। तो ये औरंगजेब के सामने खड़े थे दोस्तों, ऐसे सामने हो कहने का मतलब उसका खुलेआम विरोध करते थे। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं के काल में हुआ था दोस्तों एक मतीरे के राड़ का युद्ध। तो मतीरे की राड़ का युद्ध, मतीरे की राड़ का युद्ध दोस्तों ये होता है 1644 में। और दोस्तों ये होता किसके किसके मध्य, नागौर के शासक है अमर सिंह, और दोस्तों बीकानेर के शासक है कर्ण सिंह, इनके मध्य होता है। और दोस्तों कर्ण सिंह इसमें जीत जाते हैं। दोस्तों इसको मैं मारवाड़ के इतिहास में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे दोस्तों केवल एक डिटेल जान लिएगा, मतीरे के राड़ का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ और कर्ण सिंह जीत जाते हैं। दोस्तों जाखा मियाँ और सिलवा गांव के मध्य एक
मतीरे की बेल के लेके विवाद हुआ कि मतीरे की बेल तो थी जातनिया गांव में और सिलवा गांव में उसका फल चला गया। तो वहाँ का बीकानेर में पड़ता है दोस्तों सिलवा गांव। तो वहाँ का एक किसान वो फल लेके चला गया। ये बात धीरे धीरे पहुँच गई सैनिकों में, सैनिकों से राजा में, और लड़ाइयाँ हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका मतीरे की राड़ का वर्णन। अब दोस्तों इनके काल में जो साहित्य लिखे गए वो भी देख लेते हैं। तो इनके काल में महाराणा कर्ण सिंह ने खुद ने एक साहित्य लिखा, वो है साहित्य कल्पद्रुम। साहित्य कल्पद्रुम। और दोस्तों ये किसकी करती है? ये है दोस्तों कर्ण सिंह की खुद की करती है। एक बुक तो हुई दोस्तों ये। अब दोस्तों इन्हीं के काल में एक बुकें और लिखी गई, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। और दोस्तों ये पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी है गंगानंद मैथिल। ठीक है दोस्तों, ये हुई इनकी 3 पुस्तकें इनके काल की। अब दोस्तों इन्हीं के काल की एक पुस्तक और मिलती है, उसको बता देता हूँ। वो मिलती है दोस्तों कर्ण संतोष। और ये जो कर्ण संतोष मिलती है वो पुस्तक लिखता कौन है? होसिंग भट्ट। कर्ण संतोष, और ये लिखता कौन है? होसिंग भट्ट। ये दोस्तों इनका कार्यकाल हुआ, इसका महाराणा कर्ण सिंह का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का हुआ इनका कार्यकाल महाराणा कर्ण सिंह। दोस्तों हमने बीकाजी पढ़े, बीकाजी के बाद में लूणकरण के बाद जेपसी के बाद दोस्तों हमने कल्याणमल पढ़े, कल्याणमल के बाद में दोस्तों हमने राय सिंह के बाद दलपत सिंह के बाद सूर सिंह, और फिर पढ़ा कर्ण सिंह। अब दोस्तों कर्ण सिंह के बाद में आगे शुरू करते हैं। इनके बाद में कर्ण सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों महाराजा अनूप सिंह। और दोस्तों महाराजा अनूप सिंह है, उनका योगदान जो मिलेगा वो औरंगजेब के काल का मिलेगा, क्योंकि औरंगजेब के अधीन ही ये कार्य करेंगे। और ये औरंगजेब के अधीन दोस्तों बीजापुर और गोलकुंडा से लड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 1669 में होता है और 1691 तक ये शासन करते हैं। 1669 से लेकर 1691 तक कौन शासन करेंगे दोस्तों? महाराणा अनूप सिंह। अब दोस्तों इनकी पहले उपाधियाँ देखते हैं। इनकी दोस्तों पहली उपाधि मिलती है, वो मिलती है दोस्तों माही बाराती, यानी माही भराती। ये दोस्तों इनकी पहली उपाधि मिलती है। और दोस्तों ये किसने दी? ये औरंगजेब ने दी। और एक ये उपाधि किसने दी? ये दी थी औरंगजेब ने। अब औरंगजेब ने क्यों दी? क्योंकि दोस्तों ये जब शासक बने थे उस समय औरंगजेब नष्ट करना चाह रहा था बीजापुर और गोलकुंडा को। तो ये गए थे बीजापुर और गोलकुंडा में लड़ रहे थे। तो बीजापुर प्लस गोलकुंडा दोस्तों, ये है शिया रियासत है, कहने का मतलब शिया मुसलमानों का यहाँ राज है। तो उनके विरुद्ध औरंगजेब कौन है? सुन्नी। तो वो इनके विरुद्ध गया, इसलिए जब महाराणा अनूप सिंह ने इनकी मदद की तो औरंगजेब ने उन्हें उपाधि दी के विरुद्ध। और ये उपाधि कब मिली? माही भराती, जब ये बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध गए। अब दोस्तों अनूप सिंह का आगे इतिहास शुरू करते हैं। तो अनूप सिंह का जो बीकानेर में शासन मिलता है उसके बारे में शुरू करते हैं। और इनका जो तो दोस्तों शुरू करते हैं अनूप सिंह का निर्माण कार्य। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना, कहने का मतलब एक गलती कर दी थी मैंने, तो मैं बता दूं आपको कि जो 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर जूनागढ़ में है, मैंने आपको यहाँ बताया था कि वो जूनागढ़ में है, निर्माण राय सिंह ने करवाया। सॉरी दोस्तों, ये निर्माण अनूप सिंह ने करवाया, जबकि ये मंदिर जो है वो जूनागढ़ के अंदर है। तो ये निर्माण दोस्तों यहाँ एक बार ध्यान रखना कि ये अनूप सिंह ने करवाया था, यहाँ पे गलती हो गई थी। तो दोस्तों पहला हम देख लेते हैं कि इन्होंने निर्माण कार्य में क्या करवाया। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। एक मिनट दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। ये मंदिर किसने निर्माण करवाया दोस्तों? अनूप सिंह ने। और दोस्तों जो ये मूर्तियाँ हैं उनके बारे में ये मिलता है कि ये मूर्तियाँ वो दक्षिण भारत से लाए थे। ठीक है दोस्तों, तो पहले देवी देवता का मंदिर हो गया। अब दूसरा दोस्तों इनका मिलता है कि इन्होंने एक अनूप महल का निर्माण करवाया। और वो अनूप महल कहाँ बनवाया इन्होंने? अनूप महल। और ये अनूप महल है दोस्तों जूनागढ़ में। ठीक है दोस्तों, एक बार राय सिंह वाले उसमें पढ़ो तब ध्यान रखना दोस्तों, वहाँ गलती हो गई थी। और दोस्तों उन्होंने एक अनूप पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया। और ये पुस्तकालय कहाँ है? वो भी कहाँ है दोस्तों? जूनागढ़ में, अनूप पुस्तकालय।
ठीक है दोस्तों, ये भी कहाँ है, जूनागढ़ में। अब दोस्तों ये तो हो गया इनका। अब दोस्तों जो साहित्य में इनका जो योगदान मिलता है इनके काल में दोस्तों, जो जो कवि साहित्यकार इनके उसमें रहते थे दरबार में, तो इनको ये माना जाता है कि विद्वानों के आश्रयदाता थे। और दोस्तों इनके काल में जो जो साहित्यकार थे, इनके खुद के भी ग्रंथ मिलते हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले तो दोस्तों इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने कौन से ग्रंथ रचे। तो दोस्तों सबसे पहले इनका मिलता है अनूप विवेक। अनूप विवेक। दूसरा दोस्तों इनका जो मिलता है वो मिलता है अनूपोदय। अनूपोदय। ठीक है दोस्तों, तीसरा इनका जो ग्रंथ मिलता है वो मिलता है श्राद्ध प्रबंध। श्राद्ध प्रबंध। चौथा दोस्तों इनका मिलता है कि चिंतामणि। सॉरी दोस्तों, श्राद्ध प्रबंध नहीं, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि है दोस्तों वो। श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, वो पूरा ही एक ही ग्रंथ है दोस्तों, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। और दोस्तों जो इनका चौथा ग्रंथ मिलता है वो मिलता है अनूपोदय। अनूपोदय वास्तव। ये दोस्तों इनके चार ग्रंथ हैं। और एक दोस्तों इनका पांचवा ग्रंथ मिलता है काम प्रबोध। काम प्रबोध। ठीक है दोस्तों, ये इनके ग्रंथ है। किनके? ये हैं अनूप सिंह के ग्रंथ। जो अनूप सिंह राजा हैं उनके ग्रंथ कौन से हैं? ये पांच ग्रंथ। अब दोस्तों इन्हीं के दरबार में एक भाव भट्ट नाम का साहित्यकार था। उनके उनके जो ग्रंथ मिलते हैं वो देखते हैं। तो भाव भट्ट ने लिखे हैं वो ग्रंथ है संगीत अनूप संगीत विलास। ये इनका पहला ग्रंथ है। और दूसरा ग्रंथ है इनका अनूप संगीत रत्नाकर। ये इनका है दूसरा ग्रंथ। और दोस्तों इनका तीसरा मिलता है वो मिलता है संगीत अनुपांश। अनुपांकुश। अनुपांश। ठीक है दोस्तों, ये किसके ग्रंथ है दोस्तों? भाव भट्ट के। ये हो गए भाव भट्ट के ग्रंथ। अब दोस्तों इनके काल में क्या हुआ? इनके काल में एक प्रसिद्ध इनके संगीतज्ञ था। उसका उसका जो नाम मिलता है दोस्तों वो मिलता है जनार्दन भट्ट। तो संगीतज्ञ कौन है दोस्तों इनके दरबार में? संगीतज्ञ वो हैं जनार्दन भट्ट। जनार्दन भट्ट। ये हो गया इनके दोस्तों संगीतज्ञ। दोस्तों इन्हीं के काल को बीकानेर की चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो बीकानेर की चित्रकला चित्रकला का स्वर्ण काल। ठीक है दोस्तों, इन्हीं का काल कहलाता है। और दोस्तों ये क्यों कहलाता है? तो पहले दोस्तों हम देखते हैं इन्होंने जो उस्ता कला, कहने का मतलब दक्षिण भारत से ये मुस्लिम चित्रकारों को बीकानेर लेके आए थे जो उस्ताद कहलाते थे। और उन्हीं के नाम पे बाद में उस्ता कला फेमस हुई। और उस्ता कला क्या है दोस्तों? कि ऊँट की खाल पर चित्रांकन है। ऊँट की जो खाल होती है दोस्तों उसके ऊपर चित्रों का अंकन किया जाता है, वो उस्ता कला। तो ये दोस्तों क्या लेके आए? उस्ता कला लाए थे। उस्ता कला। उस्ता कला को लाए थे बीकानेर में। और दोस्तों इनके काल में जो ये तो है उस्ता कला, तो है मुस्लिम चित्रकार। मुस्लिम है दोस्तों ये चित्रकार। जबकि दोस्तों इनके काल में जो हिंदू चित्रकार थे वो कहलाते थे मथेरन। तो ये मथेरन कला इनके काल में फेमस हुई दोस्तों, कि इनके काल में जो हिंदू थे, हिंदू कलाकार, वो कहलाते थे मथेरन। और मथेरन कला इनके काल में दोस्तों फेमस भी हुई। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो कुंभाजी थे उनके संगीत के कुछ ग्रंथ खो गए थे, तो इन्होंने कुंभाजी के संगीत ग्रंथों की श्रृंखला को पूरा करवाया। कुंभाजी के संगीत ग्रंथों की श्रृंखला को पूर्ण करवाया। दोस्तों ये हो गया अनूप सिंह के काल का निर्माण कार्य और साहित्य में जो इनका योगदान मिलता है। यहाँ तक दोस्तों हमने अनूप सिंह के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों आगे शुरू करते हैं अनूप सिंह के बाद जो शासक बनते हैं उनके बारे में। दोस्तों इनके बाद बड़े शासक मिलते हैं, वो तो मिलते हैं गज सिंह। परंतु दोस्तों कुछ छोटे शासक जो सीक्वेंस वाले हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। और जो एक शासक तो ऐसे होंगे जो हुडा सम्मेलन में भाग लेंगे, अधिकतर पढ़ाते नहीं है दोस्तों उनको, बट मैं आपको बता देता हूँ कि उनका ब्रीफ में क्या है।
कि इनके बाद जो शासक बने थे वो शासक बने थे महाराजा स्वरूप सिंह। दोस्तों महाराजा स्वरूप सिंह ये बने थे 1691 में। स्वरूप सिंह ये दोस्तों 1691 में शासक बनते हैं, 1691 में, और शासक रहते हैं 1700 तक। इनके बाद जो दोस्तों इनका इतना ही मिलता है, इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराजा सुजान सिंह। स्वरूप सिंह के बाद में दोस्तों जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराजा सुजान सिंह। और दोस्तों सुजान सिंह शासक बनते हैं 1700 में, और 1700 से लेके ये रहते हैं दोस्तों 1700 से लेके 1734 तक। ठीक है दोस्तों, और हमें इस समय पता है कि 1734 में हुडा सम्मेलन हो रहा है, परंतु हुडा सम्मेलन में सुजान सिंह भाग नहीं लेंगे दोस्तों। सुजान सिंह के बाद में शासक बनेंगे महाराजा जोरावर सिंह। और जोरावर सिंह जो हैं, जोरावर सिंह शासक बनेंगे 1734 में शासक बनेंगे। और दोस्तों ये जो शासक रहेंगे 1746 तक रहेंगे। दोस्तों ये तीन राजा बहुत छोटे छोटे हैं। और दोस्तों ये याद रखना कि इन्होंने हुडा सम्मेलन में भाग लिया था। जब दोस्तों हुडा सम्मेलन मैंने पढ़ाया था ढूंढाड़ में, तो दोस्तों उस समय इनका नाम भी आया था, तो हुडा सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। अब दोस्तों इनके बाद वापस बड़े जो शासक बनते हैं वो शासक बनते हैं महाराजा गज सिंह। और दोस्तों गज सिंह शासक बनते हैं वो बनते हैं 1746 में और रहेंगे 1787 तक। दोस्तों ये बड़े राजा आए वापस इनके बाद में अनूप सिंह के बाद में। तो इनकी पहले देखते हैं, इनकी भी उपाधि मिलती है वो देखते हैं। इनकी उपाधि मिलती है दोस्तों वो है राज राजेश्वर, महाराजाधिराज, राज राजेश्वर, महाराजाधिराज, ये इनकी क्या मिलती है दोस्तों उपाधि। अब दोस्तों ये उपाधि किसने दी? ये उपाधि दी इनको अहमद शाह ने। दोस्तों मुगलों में उत्तरवर्ती मुगल हैं, उनमें एक शासक मिलेंगे अहमद शाह। और अहमद शाह जो हैं दोस्तों वो इनको उपाधि देंगे। ये क्यों देंगे? तो अहमद शाह के दोस्तों एक विद्रोही रहता है सफदरजंग। उस सफदरजंग के विद्रोह का दमन कौन करते हैं दोस्तों? गज सिंह। और गज सिंह इनके विद्रोह का दमन कर देते हैं, तो दोस्तों इनको उपाधि मिलती है राज राजेश्वर, महाराजाधिराज। ठीक है दोस्तों, और ये देता कौन है? वो मुगलों का उत्तरवर्ती मुगलों में एक शासक है अहमद शाह। और दोस्तों यही अहमद शाह इनको देगा 7000 का मनसब। दोस्तों 7000 के मनसब अकबर के काल में जो थे वो थे मिर्जा राजा मान सिंह और एक थे मिर्जा अजीज कोका। उनके पास में दोस्तों 7000 का मनसब था अकबर के काल में, जबकि अहमद शाह ने इनको भी 7000 का मनसब दिया। दोस्तों ज़्यादातर मनसब है ना बादशाहों के पुत्रों के पास ही होते थे, जबकि पहला जो 7000 का मनसब दिया गया था वो 1604 में अकबर ने दिया था मान सिंह को। ठीक है दोस्तों, और उनको फर्जंद की उपाधि भी दी थी। तो मान सिंह पे अकबर बहुत ट्रस्ट करता था दोस्तों। ठीक है, ये हो गया इनका 7000 का मनसब। अब दोस्तों इनका क्या मिलता है कि इनके ऊपर एक बुक लिखी गई गज सिंह रो रूपक। तो इनके एक कवि हैं गोपीनाथ ने इनके ऊपर बुक क्या लिखी है दोस्तों? गज सिंह रो रूपक। ठीक है दोस्तों, ये तो इन पे ऊपर आ गई बुक, इनके ऊपर गज सिंह पर। अब दोस्तों इनकी क्या हुआ दोस्तों, इनके काल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है, यानी मतलब एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों, सन 1787 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों इनकी मृत्यु पर दोस्तों ये माना जाता है कि महिलाएं सती होती थी, परंतु एक इनका सेवक है दोस्तों, वो है संग्राम सिंह नाम का दोस्तों एक सेवक है। वो इनकी चिता में बैठकर क्या होगा? समाप्त होगा। तो संग्राम सिंह चिता में बैठता है, इनकी दोस्तों चिता में बैठता है, वो गज सिंह की चिता में बैठ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहने का मतलब सती होने का वही है कि सती महिलाएं होती है दोस्तों। वैसे ये सेवक था तो इनसे प्रेम होता होगा जो ज़्यादा, तो संग्राम सिंह इनकी चिता में बैठकर खुद का दाह संस्कार कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया गज सिंह तक कर दिया। अब गज सिंह के बाद में शासक बनते हैं दोस्तों सूरत सिंह। उनके बारे में जानते हैं दोस्तों, तो शासक हैं सूरत सिंह। दोस्तों इनके बाद शासक बनते हैं सूरत सिंह। और सूरत सिंह के बारे में जानते हैं, सूरत सिंह ने दोस्तों भटनेर पे आक्रमण किया, उसका नाम हनुमानगढ़ कैसे रखा, वो सब कुछ जानते हैं। तो शासक कौन बने हैं दोस्तों? सूरत सिंह। ये आ गए सूरत सिंह। और दोस्तों अंग्रेजों से साइक संधि करने वाले भी यही शासक है बीकानेर के।
ये बनते हैं 87 में और 1828 तक शासक रहेंगे। सूरत सिंह का लेके क्या मिलता है दोस्तों कि इन्होंने जो कहने का मतलब एक मंगलवार के दिन जाब्ता खां भाटी, मंगलवार के दिन दोस्तों जाब्ता खां भाटी, जाब्ता खां भाटी दोस्तों इससे बटनेर का दुर्ग छीन लिया और छीन कर उसका नाम क्या रखा, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। क्योंकि दोस्तों मंगलवार हनुमान जी का वार होता है तो उस दिन इन्होंने लिया तो इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया। और ये बात कब की है दोस्तों, 1805 की। अब दोस्तों इन्हीं का मिलता है कि इनके काल में एक अंग्रेजों का एक वो मिलता है, अंग्रेज सेनापति जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस इनके काल में 2 बार आक्रमण करता है। कहाँ पर, बीकानेर पे आक्रमण करता है जॉर्ज थॉमस। और जॉर्ज थॉमस को दोस्तों कहा जाता है जॉर्ज फिरंगी, जॉर्ज फिरंगी। ठीक है दोस्तों, 2 बार आक्रमण कहाँ पर करेगा, बीकानेर आक्रमण, वो भी कहाँ, बीकानेर। ये मिल गया दोस्तों इनका सूरत सिंह का। अब सूरत सिंह ने एक आक्रमण किया दोस्तों चूरू में, और चूरू में उस समय थे ठाकुर शिव सिंह, ठाकुर शिव सिंह पर चूरू में आक्रमण किया, चूरू में ठाकुर शिव सिंह पर आक्रमण। अब दोस्तों आक्रमण किया तो क्या हुआ दोस्तों, इसमें माना जाता है कि चूरू का जो किला है उसके अंदर दोस्तों गोले, तोप के गोले खत्म हो जाते हैं, तो वहां पर से चांदी के गोले गिराए जाते हैं दोस्तों, कि चांदी के गोले गिराए जाते हैं, तोप के गोलों में डाल डाल के चांदी के गोले। तो यहाँ पे चांदी के गोले, चांदी के गोले गिराए गए। ठीक है दोस्तों, ये मिल गया इनका सूरत सिंह का। अब सूरत सिंह ने ही दोस्तों किनसे की थी, अंग्रेजों से सहायक संधि, तो ये भी जान लेते हैं, अंग्रेजों से सहायक संधि। और ये कब की थी दोस्तों, 1818 में। दोस्तों सहायक संधियां हैं 1818 में। ठीक है दोस्तों, जो ये जाब्ता खां भाटी पर इन्होंने आक्रमण किया तब इनके सेनापति मिलते हैं, वो मिलते हैं अमरचंद सुराणा। ठीक है दोस्तों, अमरचंद सुराणा ये क्या है, सेनापति किसके हैं दोस्तों, सूरत सिंह के। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा सेनापति, ये हो गया दोस्तों सूरत सिंह। अब सूरत सिंह के बाद में दोस्तों शासक बनते हैं जो बनते हैं रतन सिंह। कौन बने हैं शासक दोस्तों, रतन सिंह, रतन सिंह शासक बनते हैं दोस्तों। तो रतन सिंह का कुछ विशेष योगदान मिलता नहीं है दोस्तों। और इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सरदार सिंह। और दोस्तों सरदार सिंह क्या करते हैं, 1857 क्रांति में दोस्तों राजस्थान से बाहर जाकर, राजस्थान से बाहर जाकर दोस्तों क्या करेंगे, क्रांतिकारियों का दमन। तो राजस्थान से बाहर जाकर क्रांतिकारियों का दमन करने वाले कौन है, ये जाते हैं पोंडलू, पोंडलू व हिसार, हिसार में क्रांतिकारियों का दमन, क्रांतिकारियों का दमन। और कब करते हैं दोस्तों, 1857 क्रांति के अंदर। ये हो गया सरदार सिंह। और सरदार सिंह के बाद में दोस्तों जो शासक बनते हैं वो बनते हैं डूंगर सिंह, ये बनते हैं डूंगर सिंह। और दोस्तों डूंगर सिंह का कुछ विशेष योगदान मिलता नहीं है। और इनके बाद जो शासक बनते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट शासक हैं दोस्तों। जिस प्रकार राय सिंह इंपॉर्टेंट है और बीकाजी इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार जो सबसे बीकानेर के इतिहास में जो सबसे इंपॉर्टेंट शासक माने जाते हैं वो माने जाते हैं महाराजा गंगा सिंह। और दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने जितना बड़ा शासन किया है उतना तो शायद दोस्तों अकबर ने भी नहीं किया, औरंगजेब ने भी नहीं किया था दोस्तों। तो गंगा सिंह का कार्यकाल मिलता है, वो मिलता है दोस्तों 1887 से 1943 तक। दोस्तों शासन देखिए कितना बड़ा है, और इन्होंने इस बीच में क्या क्या कार्य किए होंगे तो वो भी जानते हैं। इनके काल में दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना होगी। ये दोस्तों इसके समय कुछ करने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध होगा, उसके अंदर वर्साई की संधि होगी, उसमें भी जाएंगे ये। ठीक है दोस्तों, पहले देखते दोस्तों इनका कार्यकाल देख लो, 43 साल तो ये और 56 साल इन्होंने कार्यकाल किया। जबकि इनके अलावा जो अकबर है उसने 49 साल और औरंगजेब ने 49 साल शासन किया। अब दोस्तों इनका क्या क्या मिलता है, तो पहले एकमात्र ये शासक हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए। दोस्तों राउंड कॉन्फ्रेंस कहाँ हुए, लंदन में हुए, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों दोनों विश्व युद्ध कहने का मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है उसके अंदर दोस्तों
प्रथम विश्व युद्ध में तो ये जाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ये जाते हैं दोस्तों पेरिस की संधि, पेरिस की संधि में। दोस्तों देख लो, बड़ी बड़ी संधियों में जा रहे हैं कौन, गंगा सिंह जी। ये हो गए। अब दूसरे विश्व युद्ध में दोस्तों क्या होता है, ये अपनी फौज लेके जाते हैं गंगा रिसाला, गंगा रिसाला। ऊंटों की फौज है दोस्तों, को लेके कहाँ गए दोस्तों, वो गए हैं। तो दोस्तों ये दोनों विश्व युद्धों में इनके क्या बने रहे, अंग्रेजों के क्या बने रहे, हितैषी। तो अंग्रेजों के हितैषी रहे, अंग्रेजों में। ठीक है दोस्तों, ये हो गए गंगा सिंह के, इनको लेके, अंग्रेजों के लेके। अब दोस्तों इन्होंने एक नरेंद्र मंडल यानी कहने मतलब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की। तो क्या की इन्होंने दोस्तों, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये दोस्तों राजाओं का और राजकुमारों का एक कहने का मतलब संगठन था। इसका ही नाम दोस्तों नरेंद्र मंडल कर दिया गया। और नरेंद्र मंडल किया किसने, तो वो दोस्तों हैं अलवर के महाराजा, अलवर के राजा जय सिंह द्वारा। दोस्तों ये जय सिंह अंग्रेजों का बिल्कुल हितैषी नहीं था, ये हिंदी का समर्थक था। जय सिंह द्वारा ये नाम किसने किया, नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जय सिंह द्वारा। अब इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के पहले अध्यक्ष भी कौन है, वो भी हैं गंगा सिंह जी। तो फर्स्ट अध्यक्ष ये कौन है दोस्तों, ये भी है गंगा सिंह जी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया दोस्तों इनका ऐतिहासिक परिदृश्य। अब दोस्तों इनका जो निर्माण कार्य मिलता है वो भी जान लेते हैं। तो निर्माण कार्य में इन्होंने क्या क्या करवाया, तो दोस्तों अधिकतर जो मंदिर हैं पश्चिम भारत के, उसमें भी इन्होंने पुनर्निर्माण और उनको जो वर्तमान स्वरूप दिया गया वो गंगा सिंह जी के द्वारा दिया गया। तो देखते हैं दोस्तों, इन्होंने पहला जो रामदेवरा मंदिर है उसके बारे में जानते हैं कि जो रामदेव जी का मंदिर है दोस्तों जैसलमेर में। तो रामदेवरा मंदिर जो अभी दोस्तों वर्तमान में दिखता है वो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। अब दोस्तों दूसरा इन्होंने जो देशनोक में करणी माता मंदिर है उसका भी, देशनोक करणी माता मंदिर, इसका भी दोस्तों वर्तमान स्वरूप जो दिखता है वो किसने निर्माण करवाया, गंगा सिंह ने। जो दोस्तों गोगामेडी का मंदिर है वो भी किसने निर्माण करवाया, जो वर्तमान स्वरूप है वो भी गंगा सिंह ने। गोगामेडी हनुमानगढ़ में है दोस्तों, नौहर हनुमानगढ़ में जो मंदिर पड़ता है उसका निर्माण भी कहाँ किसने करवाया, ये भी करवाया गंगा सिंह ने। तो हनुमानगढ़ के मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया, ये करणी माता देशनोक में, ये जैसलमेर में। तो ये दोस्तों इनके जो निर्माण कार्य में हुआ मंदिर का। अब दोस्तों इन्होंने एक लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया, और लालगढ़ पैलेस इनके पिता की याद में करवाया। और दोस्तों लालगढ़ पैलेस है कहाँ पर, वो है बीकानेर में। तो चौथा इनका मिलता है लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ पैलेस। और ये निर्माण कहाँ करवाया दोस्तों इन्होंने, बीकानेर में। ये हो गया दोस्तों इनका बीकानेर में लालगढ़ पैलेस का निर्माण। इन्होंने दोस्तों एक संग्रहालय का निर्माण करवाया, उसका नाम है गंगा गोल्डन जुबली, गंगा गोल्डन जुबली। ये क्या है दोस्तों, एक संग्रहालय, इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों, गंगा सिंह ने करवाया। अब दोस्तों इनका जो महत्वपूर्ण योगदान मिलता है वो दोस्तों मिलता है गंग नहर का निर्माण। और दोस्तों पश्चिम भारत में गंग नहर लेके कौन आए, गंगा सिंह, इसलिए इनको आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। गंग नहर का निर्माण, ठीक है दोस्तों, ये करवाया किसने, गंगा सिंह ने। तो ये दोस्तों इनका हुआ निर्माण कार्य और ऐतिहासिक परिदृश्य। अब दोस्तों इनके काल में जो प्रजामंडल में हुए वो हम प्रजामंडल में पढ़ेंगे, किसान आंदोलन हुए वो किसान आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बीकानेर के अंतिम शासक है दोस्तों, और वो है महाराजा शार्दुल सिंह। और महाराजा शार्दुल सिंह ऐसे शासक हैं जो दोस्तों विले पत्र पे सबसे पहले हस्ताक्षर करेंगे, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह। और शार्दुल सिंह का शासनकाल कब तक रहेगा दोस्तों, 43 के बाद में जब विलय होंगी दोस्तों, कहने का मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, तब विलय पत्र पे हस्ताक्षर करेंगे दोस्तों शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह पहले शासक हैं जो विलय पत्र पे हस्ताक्षर करेंगे। और दोस्तों जो एग्रीमेंट हुए थे दो, उनमें जब विलय पत्र राजस्थान वाला आएगा उसमें कहने का मतलब विलय पत्र पे हस्ताक्षर तो इन्होंने किए, और जो कहने का मतलब वृहद राजस्थान बनेगा उसमें भी राजस्थान का विलय 29 मार्च 1949 को होगा। तो जैसलमेर, जोधपुर और
जयपुर और बीकानेर, ये दोस्तों चारों रियासतें बनकर वृहद राजस्थान बनेगा और 30 मार्च को वो पूरा होगा। तो इसी दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो इस समय ये उस पे राजस्थान के अंदर विलय होंगे, जबकि भारत के अंदर जो एग्रीमेंट था उसमें ये सबसे पहले साइन करने वाले थे। तो विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर, विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर, ठीक है दोस्तों। और 30 मार्च को जब राजस्थान का विलय हो गया, तब बीकानेर के ये अंतिम शासक कहलाए और इन्होंने एक करवाया शार्दुल संग्रहालय का निर्माण। इन्होंने करवाया गोल्डन जुबली का, इन्होंने करवाया शार्दुल संग्रहालय का निर्माण। किसने करवाया दोस्तों? शार्दुल सिंह ने। और विलय पत्र पे हस्ताक्षर भी करने वाले सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? शार्दुल सिंह ने। और ये बीकानेर के अंतिम शासक। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बीकानेर का इतिहास, ठीक है दोस्तों। तो हमने ढूंढाड़ का इतिहास पढ़ लिया, हमने मारवाड़ का इतिहास पढ़ लिया और हमने बीकानेर का इतिहास पढ़ लिया। दोस्तों आज बीकानेर तक खत्म हो गया है। अब कल हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे और इसी के साथ दोस्तों हम आर्ट एंड कल्चर भी शुरू कर देंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, सपोर्ट फुल करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।